नमस्कार, मैं हूँ सारिका पंकज और आज शनिवार है। तो शनिवार को मैं एक पिता का पत्र पुत्री के नाम लाती हूँ। और पिता कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। देश के पहले प्रधानमंत्री ही नहीं, एक महान स्वप्नद्रष्टा, शांति के दूत, विचारक, प्रगतिशील व वैज्ञानिक सोच के साथ ही बेहतरीन लेखक भी। उन्होंने अंग्रेजी में और विश्व साहित्य को दिया लेटर्स फ्रॉम अ फादर टू हिज डॉटर, ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री एंड ऑटोबायोग्राफी और द डिस्कवरी ऑफ इंडिया जैसी कालजयी रचनाएं। इन पुस्तकों का अनुवाद हम सब के प्रिय मुंशी प्रेमचंद ने किया। खास बात यह है कि जेल में रहते हुए नेहरू ने अपनी बिटिया इंदिरा प्रियदर्शनी को कुल 146 पत्र लिखे, जो बाद में उनकी प्रसिद्ध पुस्तक लेटर्स फ्रॉम अ फादर टू हिज डॉटर में छापे गए, जिसका ताजा संस्करण पेंगुइन इंडिया ने प्रकाशित भी किया है। साहित्य तक नेहरू जी की जयंती से उनकी पुण्यतिथि तक उनकी इसी पुस्तक की कहानी शैली में लिखी चिट्ठियों के साथ आपसे लगातार रूबरू हो रहा है हर शनिवार को। और लेकर कौन आता है? मैं। तो आज पाठ इसी पुस्तक की 20वीं कहानी का है, चीन और हिंदुस्तान। हम लिख चुके हैं कि शुरू में मेसोपोटामिया, मिस्र और भूमध्य सागर के छोटे से टापू क्रीट में सभ्यता शुरू हुई और फैली भी। उसी जमाने में चीन और हिंदुस्तान में भी ऊंचे दर्जे की सभ्यता शुरू हुई और अपने ढंग से फैली। दूसरी जगहों की तरह चीन में भी लोग बड़ी नदियों की घाटियों में आबाद हुए। ये उस जाति के लोग थे जिन्हें मंगोल कहते हैं। वो पीतल के खूबसूरत बर्तन बनाते थे और कुछ दिनों बाद लोहे के बर्तन भी बनाने लगे। उन्होंने नहरें और अच्छी अच्छी इमारतें भी बनाई और लिखने का एक नया ढंग निकाला। ये लिखावट हिंदी, उर्दू या अंग्रेजी से बिल्कुल नहीं मिलती। ये एक किस्म की तस्वीरदार लिखावट थी। हर एक शब्द और कभी-कभी छोटे छोटे जुमलों की भी तस्वीर होती थी। पुराने जमाने में मिस्र, क्रीट और बाबुल में भी तस्वीरदार लिखावट होती थी। उसे अब चित्रलिपि कहते हैं। तुमने ये लिखावट अजायब घर के कई किताबों में देखी होगी। मिस्र और पश्चिम के मुल्कों में ये लिखावट सिर्फ बहुत पुरानी इमारतों में पाई जाती है। उन मुल्कों में भी इस लिखावट का बहुत दिनों से रिवाज नहीं रहा, लेकिन चीन में अब भी एक किस्म की तस्वीरदार लिखावट मौजूद है और ऊपर से नीचे की ओर लिखी जाती है। अंग्रेजी या हिंदी की तरह बाएं से दाएं तरफ या उर्दू की तरह दाहिने से बाएं तरफ नहीं लिखी जाती। हिंदुस्तान में बहुत से पुराने जमाने की इमारतों के खंडहर शायद अब तक जमीन के नीचे दबे पड़े हैं। जब तक उन्हें कोई खोद न निकाले तब तक हमें उनका पता नहीं चलता। लेकिन उत्तर में बहुत सारे पुराने खंडहरों की खुदाई हो चुकी है। ये तो हमें मालूम ही है कि बहुत पुराने जमाने में जब आर्य लोग हिंदुस्तान में आए तो यहाँ द्रविड़ जाति के लोग रहते थे और उनकी सभ्यता भी ऊंचे दर्जे की थी। वो दूसरे मुल्क वालों के साथ व्यापार करते थे। वे अपनी बनाई हुई बहुत सी चीजें मेसोपोटामिया और मिस्र में भेजा करते थे। समुद्री रास्ते से वे खासकर चावल और मसाले और साखों की इमारती लकड़ियां भी भेजा करते थे। कहा जाता है कि मेसोपोटामिया के उर नामक शहर के बहुत से पुराने महल दक्षिणी हिंदुस्तान से आई हुई साखों की लकड़ी के बने हुए थे। ये भी कहा जाता है कि सोना, मोती, हाथी दांत, मोर और बंदर हिंदुस्तान से पश्चिम के मुल्कों को भेजे जाते थे। इससे मालूम होता है कि उस जमाने में हिंदुस्तान और दूसरे मुल्कों में बहुत व्यापार होता होगा। व्यापार तभी बढ़ता है जब लोग सभ्य होते हैं। उस जमाने में हिंदुस्तान और चीन में छोटी छोटी रियासतें या राज्य थे। इनमें से किसी मुल्क में भी एक राज्य न था। हर एक छोटा शहर जिसमें कुछ गांव और खेत होते थे एक अलग राज्य हो जाता था। ये शहरी रियासतें कहलाती हैं। उस पुराने जमाने में भी इनमें से बहुत सी रियासतों में पंचायती राज्य था। बादशाह नहीं थे। राज्य का इंतजाम करने के लिए चुने हुए आदमियों की एक पंचायत होती थी। फिर भी बाज रियासतों में राजा का राज्य था, जो कि इन शहरी रियासतों की सरकारें अलग होती थी, लेकिन कभी कभी वे एक दूसरे की मदद किया करती थी।
कभी कभी एक बड़ी रियासत कई छोटी रियासतों की अगुआ बन जाती थी। चीन में कुछ ही दिनों बाद इन छोटी छोटी रियासतों की जगह एक बहुत बड़ा राज्य हो गया। इसी राज्य के जमाने में चीन की बड़ी दीवार बनाई गई थी। तुमने इस बड़ी दीवार का हाल पढ़ा है? वो कितनी अजीबोगरीब चीज है। वो समुद्र के किनारे से ऊंचे ऊंचे पहाड़ों तक बनाई गई थी ताकि मंगोल जाति के लोग चीन में घुस कर ना आ सके। ये दीवार 1400 मील लंबी, 20 से 30 फुट तक ऊंची और 25 फुट चौड़ी है। थोड़ी थोड़ी दूर पर किले और बुर्ज भी हैं इनमें। अगर ऐसी दीवार हिंदुस्तान में बने तो उत्तर में लाहौर से लेकर दक्षिण में मद्रास तक चली जाएगी। वो दीवार अब भी मौजूद है और अगर तुम चीन कभी जाओ तो उसे देख सकती हो। साहित्य तक विश्व साहित्य की कालजयी कहानियों के साथ आपसे लगातार मुखातिब होता है हर शनिवार और रविवार को। कहानियों के इस सेक्शन में आप भी अगर अपनी पसंद की कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमें ज़रूर बताएं, मेल से या कमेंट बॉक्स में। इसे हमें आपकी रुचि की कहानियों के साथ आपके समक्ष आने में सुविधा होगी। और आज के लिए 20वीं कहानी नेहरू की तरफ से अपनी बेटिया इंदिरा प्रियदर्शनी के लिए। अगली कहानी 21वीं कहानी होगी और वो लेकर आऊंगी मैं, सारिका पंकज। तब तक इजाजत दीजिए। नमस्कार।